चलो ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये नया चैप्टर। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप साइंस पढ़ते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसको जानना बहुत जरूरी चीज है। फिजिक्स में अगर मान लो कि 2-3 नोबेल इन्वेंशन को अगर हम काउंट करते हैं तो इसमें एक ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब पढ़ते ही है। तो जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हुआ या मोशन की बात करते हैं, जब मैकेनिक्स का उसने क्या किया, जब उसने मैकेनिक्स के रिगार्डिंग लॉज या कुछ दिए तो फिर उससे क्या हुआ कि मैकेनिकल मशीन इरा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद औद्योगिक क्रांति जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। ओके, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था जब ये मोशन के जो है स्टडी के बाद या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के स्टडी के बाद जो कंक्लूजन निकलता था मशीन का डिजाइन करना, ये सब। उसके बाद आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर हमारा 5 मिनट के लिए लाइट चला जाता है तो हम झुंझला जाते हैं, झल्ला जाते हैं बिल्कुल। और इमेजिन करो कि जब लाइट ही नहीं था। आजकल 5 मिनट क्या, आप सेल फोन पे हम यूज करते हैं तो अगर थोड़ा सा डाटा स्लो हो जाता है, हमारा एक टेक्स्ट सेंड होने में 2 सेकंड लेने लगता है तो कैसा लगता है, कैसा फीलिंग लगता है? लगता है ये सरकारी कर्मचारी बन गया है मेरा सेल फोन, ऐसा ही फील लगता है जी। तो इमेजिन करो कि जब लाइट ही नहीं था तो सब कुछ जो है एनर्जी, मतलब कि एनर्जी जनरेशन, एनर्जी ट्रांसमिशन और एनर्जी की अवेलेबिलिटी जो है क्या कहते हैं, अपने जो ह्यूमैनिटी के, ह्यूमन सिविलाइजेशन को जो पुराने मध्यकालीन इरा में था उसको मॉडर्न इरा में पुश करने का काम या प्रोपेल करने का काम जो किया वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जनरेशन से स्टार्ट हुआ। तभी तो मतलब कि आसानी से आप गाड़ी बनाने लगे, मतलब कि कोई भी मशीनिंग प्रोसेस आसानी से कर लेते हो, हार्ड से हार्ड मशीनिंग प्रोसेस हम आसानी से उसको कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कारण, एनर्जी के कारण। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, इसको आसान, ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है इसको हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लेते हैं, केमिकल फॉर्म में, बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको यूज करते हैं। तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो जो दुनिया हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग अभी जी रहे हैं, ऐसे अभी इस दुनिया को नहीं जी रहे थे, हम भी उसी जमाने में जी रहे होते, वो बैलगाड़ी और धोती कुर्ता यही चल रहा होता। या तो ये इन्वेंशन जो है, इसीलिए माइकल फैराडे को इतना इज्जत भी मिलता है क्योंकि उसने, माइकल फैराडे और हेनरी ने मिलके इसको खोज किया था। तो इसके खोज से पहले जो था, इसका कंसेप्ट क्या था कि ऑर्स्टेड ने पता किया, आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बायट-सेवर्ट लॉ पढ़ते हैं ना, तो कि करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है अपने सराउंडिंग स्पेस में। तो इसके इन्वेंशन के पीछे वही कंसेप्ट था कि क्या अगर करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस करे, या करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे। सो इसका रिवर्स जो था कंसेप्ट, उस पर ही उसने काम किया, बहुत साल काम करते रहा, 5-6 साल काम करते रहा। उसके बाद जाके उसको एक्सीडेंटली ये ब्रेक थ्रू मिला। कैसे मिला ब्रेक थ्रू? तो उसके लिए हम 3 एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ओके, तो 3 एक्सपेरिमेंट देख लेंगे और उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम पढ़ लेते हैं क्या, कि मान लो कि एक कॉइल लो, सिंपल सा फिजिक्स लैब में कॉइल है, और इस कॉइल को हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर से। ओके, सो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसमें या ऐसा, तो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। अब एक कॉइल हो गया, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट, जिसको सपोज इस तरह से नॉर्थ पोल ऐसा प्लेस किया, साउथ पोल ऐसा। अब इसमें इंसर्ट करते हैं, इसको पुश करते हैं बार मैग्नेट को, तो देखते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में। ओके, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मतलब कि गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर कर रहा है। ओके, गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, करंट को मेजर करके देता है, या पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है फ्लो करने लगता है जब हम इसको पुश करते हैं मैग्नेट को। वैसे ही जब इसको बाहर भी पुश करके छोड़ देते हैं
तो फिर देखते हैं डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, नल हो जाता है। फिर से हम इसको बाहर भी निकालते हैं, फिर से देखते हैं डिफ्लेक्शन आता है। ओके, सो उसको फिर रिवर्स कर दिया हमने रिवर्स कर दिया। कॉइल को ऐसे ही रहने देते हैं, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड, इसमें कोई चेंजेस नहीं। हम इसके पोल को चेंज कर देते हैं साउथ नॉर्थ। अब इसको हम मूव कराते हैं, पहले पुश किया फिर पुल किया, तो फिर अगेन देखते हैं इसमें डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब ये देखते हैं कि अगर डिफ्लेक्शन क्या देगा हमको, इसका मतलब हो गया डिफ्लेक्शन अगर हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, तो जो है इस कॉइल में करंट या ईएमएफ, करंट और ईएमएफ दोनों बोल सकते हैं, करंट है और ईएमएफ है। ओके, सो इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं इसमें, दूसरा ऑब्जर्वेशन, और इसमें जो पुश करने का, इसमें इंसर्ट करने का या फिर इससे रिमूव करने का अगर स्पीड हम बढ़ा देते हैं, स्पीड ज्यादा कर देते हैं, देन अगेन देखते हैं डिफ्लेक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है। डिफ्लेक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। और उस केस में अगर देखेंगे यहाँ पे, तो दो तरफ अगर मान लो कि ये एक बार साउथ कर रहे हैं तो इधर डिफ्लेक्शन हुआ है, तो इधर नॉर्थ पोल अगर इंसर्ट कर रहे हैं पहले तो इधर डिफ्लेक्शन होता है, और साउथ पोल करेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा, अपोजिट होता है। ओके, सो ये भी हमें ऑब्जर्वेशन में मिलता है। सिंपल सा है, हम फिजिक्स लैब में जाके इसको कर सकते हैं। एक कॉइल और एक मैग्नेट और एक गैल्वेनोमीटर को लेके आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई भारी एक्सपेरिमेंट ये नहीं है। दूसरा हम देखते हैं क्या, कि दो कॉइल लेते हैं, दो कॉइल लेते हैं। ओके, सो दो कॉइल लिया और इस कॉइल में करंट है, इस कॉइल में क्या है, करंट है। सो इस तरह से कॉइल में करंट है, इसमें बैटरी है प्लस माइनस। तो इस कॉइल को अगर मूव कराते हैं तो अगेन देखते हैं, कॉइल को मूव कराया मतलब उसके पास ले गया या उससे दूर ले गया, उसके पास रखने के बाद तो क्या होता है, अगेन डिफ्लेक्शन होता है। अगेन इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या है, करंट कैरिंग कॉइल, ये बैटरी है ना, इसमें करंट दौड़ रहा है, तो करंट कैरिंग कॉइल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस कॉइल से लिंक्ड हो जाएगा, पास में रहेगा तो हो जाएगा ना। इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इससे भी लिंक्ड हो जाएगा, पास में रखेंगे तो बिल्कुल। तो इसका मतलब इसको अगर मूव कराते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम चेंज करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को चेंज करा रहे हैं, इसको मूव कराने का मतलब। वही सेम कहानी था कि मैग्नेट में पास ले आ रहे हैं या फिर दूर ले जा रहे हैं, तो कॉइल से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसके इंटेंसिटी को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। समझ रहे? सो दोनों केस में वही कहानी हो रहा है। इसमें बार मैग्नेट को अगर हम कॉइल से रिप्लेस कर देते हैं तो आपको पहले भी पढ़ रखे हो कि करंट कैरिंग कॉइल जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, तो मैग्नेट को हटा के हम कॉइल कर दिए। ठीक है, चलो, तो ये एक्सपेरिमेंट 2 हुआ। एक तीसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि एक ही कॉइल रखते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, बैटरी रख देते हैं। ओके, और बैटरी के बाद ये प्लग के, बैटरी और ये गैल्वेनोमीटर, और ये प्लग के है। अब क्या देखते हैं, प्लग के को जैसे ही क्लोज करते हैं तो वेरी फ्यू इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब फ्यू सेकेंड के लिए, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा। ओके, ये डिफ्लेक्ट होगा फिर जीरो हो जाएगा। जैसे ही हमने प्लग को क्लोज किया, टैप किया, प्लग के को हमने टैप किया, वैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा और फिर वो क्या होगा, जीरो हो जाता है। दूसरा, जब ये क्लोज रहता है तो जब इसको ओपन करते हैं, देन ओपन करते टाइम भी एकदम वेरी फ्यू सेकेंड के लिए, वेरी फ्यू सेकेंड के लिए मोमेंटरली क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, और ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। ओके, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये जीरो पे आ जाएगा। बहुत ही मोमेंटरली डिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम प्लग के को क्लोज करते हैं तो इस केस में क्या होता है, इसमें जो करंट है
करंट जो है इसके में ये क्या होगा, करंट का बिल्डअप होगा 0 से I मैक्सिमम करंट, 0 से I मैक्सिमम करंट इसमें बिल्डअप होगा ना। जैसे ही क्लोज करेंगे तो पहले 0 था, ओपन था तो 0 था, क्लोज किया तो ये क्या हो गया, करंट का ग्रोथ हुआ। अब करंट इस कॉइल से चेंज करेगा तो कॉइल से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी तो चेंज करेगा, बोलो हाँ है ना। 0 से I मैक्सिमम करंट इसमें बिल्डअप होगा, पहले कुछ करंट नहीं था, फिर मान लो कि थोड़ी देर बाद मैक्सिमम करंट हो जाएगा, तो करंट चेंज किया ना 0 से I मैक्स तक, तो उस केस में करंट चेंज करेगा तो इसके ये करंट कैरिंग कॉइल है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो भी चेंज करेगा। करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, चेंज होगा। सो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा। ओके, डिफ्लेक्शन दिखेगा। फिर अब मान लो कि क्लोज है, अब इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो है बट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चेंज नहीं कर रहा है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है बट मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। तो इस केस में देखेंगे तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इस पे डिफ्लेक्शन जो होगा 0 होगा। ओके, 0 डिफ्लेक्शन होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। वेरी फ्यू टाइम इंटरवल के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए क्या होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। फिर जैसे ही आप ओपन कर देंगे इसको तो करंट 0 हो जाएगा। इसमें ओपन कर दिए सर्किट को तो करंट 0 हो गया ना, ऑफ कर दिए तो इस केस में फिर से चेंज हो जाएगा, I मैक्स जो था पहले करंट वो क्या हो जाएगा, 0 में हो जाएगा। तो फिर से करंट चेंज हुआ, फिर से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक थ्रू कॉइल है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, समझ गए। सो उसके कारण फिर से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी ही सेकेंड में क्या होगा, I से 0 हो जाएगा, बिल्कुल थोड़े ही टाइम में क्या होगा, 0 से I हो जाएगा या I से 0 हो जाएगा। जब क्लोज करेंगे तो 0 से I हो जाएगा और ओपन करेंगे तो I से 0 हो जाएगा, समझ गए। तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर है वो भी तो चेंज करेगा, तो उस केस में भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन होता है। तो अभी तक बात की थी मैग्नेटिक फील्ड, बट एक्चुअल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ओके, ये कॉइल का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था ना, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट गिवन एरिया। ओके, ठीक है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, इस केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला, कि अगर किसी स्पेस में, जरूरी नहीं है कॉइल में, अगर किसी पर्टिकुलर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड के कारण को क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। करंट होने का मतलब क्या है, कंडक्टर में करंट होने का मतलब क्या है, कंडक्टर है, इसमें करंट है, I करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब चार्ज प्लस चार्ज इधर जा रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या है, प्लस चार्ज कैसे जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होता है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पुश करता है, समझ गए, तभी ना एक करंट मतलब फ्लो करता है। क्लियर। सो इसका मतलब क्या है कि जहां पे करंट फ्लो कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ही आगे चार्ज पार्टिकल क्या होता है, मोशन में होता है और करंट का कॉन्स्टिट्यूशन उस रीजन में होता है। ओके, सो हाँ कि यहाँ पे कंडक्टर है, बट कंडक्टर नहीं भी होगा तो गिवन एरिया में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर चेंज होगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक रहेगा जब तक ये चेंज होता रहेगा, जैसे ही कांस्टेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, समझ गए, डिसअपीयर हो जाएगा। सो कंक्लूजन क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, एक लाइन में बता सकते हो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स generate EMF, changing magnetic flux generate EMF, and that EMF is called as induced EMF, and that EMF lasts as long as change in flux exists. Okay, that EMF exists as long as change in flux exists या फिर changing flux exists. EMF becomes zero
एज सून एज क्या कहते हैं, फ्लक्स स्टॉप्स चेंजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स स्टॉप्स चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, सो इसका स्टेटमेंट लिख देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? सिंपल, चेंजिंग फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स generates EMF, and that EMF is called as induced EMF, and this induced EMF exists as long as magnetic flux keep changing। ओके, सिंपल सा, समझ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट यही है, सेम स्टेटमेंट होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेम स्टेटमेंट लिख सकते हो, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स produces EMF or current in coil। EMF in coil कर सकते हो सिंपली, and that EMF is called as induced EMF। If circuit is closed, then there will be induced current। If flux keep changing in a closed coil, which makes a closed circuit, then there will be induced current in the coil। ओके, लिख लिए हम लोग। इसमें और एक लाइन ऊपर वाला ऐड कर सकते हैं, दिस EMF exists as long as the change in magnetic flux exists। ओके, क्लियर? सो याद रखेंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है EMF को प्रोड्यूस करेगा। अगर मान लो कॉइल जो है क्लोज सर्किट में का फॉर्मेशन कर रहा है तो कॉइल में करंट होगा। अगर क्लोज सर्किट का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो सिर्फ वहां पे क्या होगा? EMF होगा। समझ गए?
सो इसको याद रखेंगे। अब जो है ईएमएफ की बात करेंगे। सो ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा E इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ये फाई यहां पे बी, फाई बी की बात करेंगे तो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, हो गया। माइनस क्यों लगाते हैं इसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसकी बात करेंगे ईएमएफ का, तो ईएमएफ जो होगा आप इसको मॉड में भी लिख सकते हैं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो मॉड ऑफ माइनस डी फाई बाय डी टी। समझ गए? क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन टाइम के साथ हो रहा है, उसका ग्राफ दे रखा है, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन टाइम के साथ है और उसका ग्राफ दे रखा है, तो उस ग्राफ का, फ्लक्स और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको? ईएमएफ देगा, और उसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ दे देगा। ठीक है, सो इसको हम ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में अगर प्लस माइनस दोनों रखा हुआ है तो हम माइनस डी फाइव बाई डी फाइव बी बाई डी टी यूज करेंगे। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाइव बाई डी टी यूज करेंगे। समझ गए? आपको ऐसा क्वेश्चन होगा जैसे कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देता है, एक्सेलरेशन पूछ लेता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे देता है और उससे वेलोसिटी पूछ लेता है ना? ऐसा क्वेश्चन किए होंगे ना बहुत सारा। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा देता है वर्क टाइम ग्राफ दे देता है, पावर पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पावर की बात करते हैं तो डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है ना, डी डब्ल्यू बाई डी टी। वेलोसिटी की बात करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी क्या होता है? स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। एक्स टी डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वैसे अगर ईएमएफ इक्वल टू डी फाइव बी बाई डी टी लिखे हुए तो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप क्या होगा? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ को देगा। समझ गए उसका स्लोप? सो इसको याद रखेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के रिगार्डिंग, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है और फ्लक्स को कितने तरीके से वैरी कराया जा सकता है उसकी बात करेंगे। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स पे आ जाते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करते थे वैसा ही क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था बताओ जी श्रावणी, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कुछ भी मतलब एक भी लेक्चर नहीं देखी है तुमने, बताओ। देखी है तो बताओ क्या होता है। इसको 5E से हम रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रीम लाइन है ना, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना, जानते हैं ना, फील्ड लाइंस होता है। तो किसी गिवन एरिया से जितने फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। जैसे टैप खोलते हैं ना तो पानी निकलता है ना, तो पानी का स्ट्रीम लाइन होता है। तो गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए जितना स्ट्रीम लाइन बाहर निकलता है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस क्या हो गया? वाटर फ्लक्स हो गया। वैसे गिवन पर्टिकुलर एरिया के लिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे बाहर निकलेगा, उसको कट करता हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसका कैलकुलेशन भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गॉस लॉ में चार्ज को क्यूब पे रख देते हैं, चार्ज को
प्लेन के कॉर्नर पे रख देते हैं, चार्ज को क्यूब के सेंटर पे रख देते हैं। ये सब केस में हमने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना, फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता था। ओके, सो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन होता है, क्या लिखते थे, ई डॉट ए होता है, या फिर इसके लिए करते थे तो ई डॉट डी ए कर सकते हैं, ऐसा। सो यही रहेगा फॉर्मूला यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स का भी। अगर मान लो कि एरिया भी कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देन फ्लक्स की बात करेंगे तो इट इज क्या होता है, इट इज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग the given area normally। ओके, किसी गिवन एरिया को जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? सो इफ B is uniform and A is constant, एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना जी। लेंथ एंड एरिया की बात करते हैं तो वेक्टर होता है, वॉल्यूम क्या होता है, स्केलर होता है। वॉल्यूम का कैलकुलेशन करते हो तो वेक्टर में ये भी याद रखोगे, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ओके, और एरिया का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या कहां से आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से आता है ना। दो एडजेसेंट साइड वेक्टर ए वेक्टर बी है तो एरिया हो जाता है ए क्रॉस बी। ओके, ओपन एरिया है तो ओपन एरिया में किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं हम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, बट क्लोज एरिया होता है तो आउटवर्ड जो डायरेक्शन होता है क्लोज सरफेस के लिए वो पॉजिटिव मानते हैं और इनवर्ड जो होता है उसको हम नेगेटिव मानते हैं। ओके, तो छोटे छोटे चीजों को हमेशा याद रखते हैं, जो शुरू से चलता है वो उसको लिंक करके रखेंगे। ओके, सो B इज यूनिफॉर्म एंड A इज कांस्टेंट, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं ऑल्सो इसमें B इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर A। ओके, सो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी को हम डायरेक्टली लिखेंगे B इंटू ए, क्या, B इंटू ए, यह स्केलर क्वांटिटी है, याद रखेंगे। फाई बी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है, और इन जनरल की बात करेंगे, इफ B एंड A has an angle theta between them, अगर A और B के बीच का एंगल है तो फाई बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। जैसा कि आप फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है वर्क, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सो इन जनरल की बात करेंगे तो जनरल जो होगा फाई बी इक्वल टू क्या होगा, B डॉट ए, याद रखेंगे। एंड ऑल्सो फॉर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर कुछ भी अगर वेरी कर रहा है तो इस केस में फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या होता है, याद रखेंगे, BDA। ओके,
क्या BDA का समेशन करेंगे हम। क्लियर है? ओके, B डॉट DA, B डॉट DA। और आप इसको याद रखेंगे BDA cos थीटा, ऐसा भी। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला। ऐसा यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर। सो ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेस्ला मीटर स्क्वायर। और टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? वीवर। क्या बोलते हैं? वीवर। वही जस्टिन बीवर वाला जो सरनेम है वही बीवर है। ओके, याद रखेंगे। डायमेंशंस की बात करेंगे तो डायमेंशंस क्या होगा बताओ तो? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो लिख सकते हो? फॉर्मूला पता है ना, लिख सकते हो ना आप लोग। याद तो नहीं रहता है, हमें भी याद नहीं रहता है, हम फटाफट लिखते हैं डिराइव करके। क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? लिखो। एरिया का तो L स्क्वायर हो गया ना जी, मीटर्स। और B का नहीं पता है तो फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो ना, F इक्वल टू BIL होता है। F का पता होता है ml T-2। B का नहीं पता है तुम्हें। I का तो पता है एम्पियर और इसका पता है L। तो B क्या हो गया बताओ तो? M L का खत्म हो गया, देखो तो M T-2 A-1। सो इसको याद रखोगे। हमें भी नहीं याद रहता है, हम फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टेस्ला का तो ये हो गया और मीटर स्क्वायर L स्क्वायर हो गया। तो सीधा आप लिख सकते हो ML स्क्वायर T-2 A-1। ओके, हाई B। हमें भी याद नहीं होता, हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं फटाफट। ओके, जो याद है उसको, फॉर्मूला तो याद रहता है सबको, F इक्वल टू BIL। तो जिसका भी नहीं मिलता है आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, उस फिजिकल क्वांटिटी को फोर्स के फॉर्मूले में या एनर्जी के फॉर्मूले में ढूंढो। ओके, आसान हो जाता है। फोर्स और एनर्जी का तो सबको पता होता है, तो फोर्स या एनर्जी के फॉर्मूले में ढूंढोगे तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, हमें भी याद नहीं होता है लेकिन हम हर बात लिखते हैं भूल जाते हैं, तो हम फटाफट इस तरह से लिख लेते हैं। तो ऐसे ही आप करोगे। सो यहां तक समझ लिए? बताओ हाँ या ना। अब सिंपल सिंपल छोटा छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, एरिया है, ये मान लेते हैं कि ये है 4 मीटर का और ये है 2 मीटर का, और इन XY प्लेन, एंड मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू 5 टेस्ला इन पॉजिटिव Z डायरेक्शन। तो फ्लक्स क्या होगा बताओ फटाफट? फ्लक्स क्या होगा? कैलकुलेट कर लेंगे ना, टाइम लगेगा। बताओ, 4 दूने 8 बचे
समझ गए? 40 वीवर और टेस्ला मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर लिखो। ओके, सो ये सब आसान है। अब मान लो कि ये तुम्हारा एरिया है, ठीक है जी, एरिया दे दिया मान लो कि 2 इंटू 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लें, सो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन से 60 डिग्री बना रहा है। B makes 60 degree angle from plane of area। प्लेन ऑफ एरिया B का वैल्यू दे रखा है 0.02 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो B इंटू ए इंटू कॉस थीटा, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो अगर मान लो प्लेन से 60 बना रहा है तो एरिया वेक्टर से कितना बनाएगा? अगर मान ले ये एरिया है तो एरिया वेक्टर तो इस पे ऊपर होता है ना, नॉर्मली होता है ना। तो प्लेन से अगर 60 बना रहा है तो एरिया वेक्टर से कितना बनाएगा? 30। समझ गए? सो एरिया वेक्टर तो ये हो जाएगा, सो ये 60 है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये हो गया 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। सो फ्लक्स की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A डॉट B दैट इज 0.02 इंटू 0.02 इंटू कोसाइन ऑफ 30 डिग्री। सो ये हो गया कितना? 4√3, तो 2√3 कर देते हैं और 10⁻⁴ वीवर और टेस्ला मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में फ्लक्स का कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हैं ना हम लोग। समझ गए? और भी क्वेश्चन हो सकता है, और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि मान लो कि ये सोलेनॉइड है। ओके, सोलेनॉइड है, इस तरह से सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड में 3 एरिया कंसीडर करते हैं। एक इसको बोल देते हैं एरिया S1, दूसरा जो है एरिया S2 एंड तीसरा जो है एरिया S3 और चौथा जो है S4। ओके, सो ये जो है अब इसमें अलग अलग दे रखा है। और एक ऐसा भी हो जाएगा, एक एरिया ऐसा भी। ओके, S5। सो इस केस में ये है एग्जाम्पल, इसमें लिख देते हैं। एक ही में 4-5 डाल देते हैं ABCD करके। सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का N जो है नंबर ऑफ टर्न प्रॉपर्टी होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये कभी कभी डायरेक्ट दे देगा आपको, नहीं तो दे देगा टोटल नंबर ऑफ टर्न, एंड कैपिटल N दे देगा
कैपिटल एन भी नहीं बताएगा, कहेगा टोटल नंबर ऑफ टर्न हैज 300 एंड लेंथ इज 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर, ऐसा करके टोटल नंबर ऑफ टर्न। कभी कभी ऐसा भी दे देगा, यहीं पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है एन सोलेनॉइड के केस में, तो एन बाय एल लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, क्लियर है? सो बेसिकली ये क्या होगा, एक सोलेनॉइड में इस तरह से दे देगा अलग अलग सरफेस, यहाँ पे ध्यान दे लो, बाद में नोट कर लेना, अलग अलग सरफेस दे देगा और कहेगा इस सरफेस से कितना फ्लक्स है, S1 से क्या है, S2 से क्या है, S3 से क्या है, S4 से क्या है, बाद में नोट कर लेना, पहले समझ लो यहाँ पे। तो फटाफट आपको बताना होगा, उसमें n का वैल्यू दे देगा या फिर आपको ये दो वैल्यू दे देगा, n नहीं दिया तो ये आपको वैल्यू दे देगा, समझ गए? उसमें बोल देगा करंट हम जनरली आई ही रखते हैं और यही दे दिया करंट इन कॉइल जो है सोलेनॉइड इतना है। अब कहेगा कि फ्लक्स थ्रू सरफेसेस और इसमें हाँ एक और दे दिया रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड R equal to 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ओके, अब फ्लक्स थ्रू सरफेसेस दे दिया, वन में सरफेस S1 हैविंग रेडियस R equal to 1 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, क्या? परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। दूसरा दे दिया S2 हैविंग रेडियस R equal to 1 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री with axis of solenoid। ठीक है। तीसरा S3 having radius R equal to 5 centimeter and perpendicular to एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। इसमें चौथा क्वेश्चन इसमें ही ऐड कर देते हैं, S4 हैविंग रेडियस R equal to 2 सेंटीमीटर एंड perpendicular to axis of solenoid। पांचवा S5 having radius R equal to 1 सेंटीमीटर एंड इसका प्लेन जो होगा, प्लेन ऑफ दिस सरफेस contain axis of solenoid या कंजिस्ट एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ओके, इस तरह से डिफरेंट सिचुएशन दे दिया आपको, इसमें फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है।
अरे रे रे, इसको जल्दी से हमें करना होगा, इसमें हटाइए। ये कैमरा है, हटाइए तो इसको। ये लग क्यों नहीं रहा इसमें, ये वाला है। बैटरी इसकी निकला हुआ है। अच्छा टाइम पे ध्यान में आया, नहीं तो ये पूरा गोल हो जाता है इसके बाद। हो गया, देख लिए इसको, क्वेश्चन को समझ लिए। तो फ्लक्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, समझ गए। और उसमें एक ट्रिक होगा इसमें, इसीलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल कौन सा है, पहले में S1 की बात करेंगे। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कर ले हम जनरल। म्यू नॉट एन आई होता है सोलेनॉइड के केस में, म्यू नॉट एन आई होगा अगर अच्छा खासा लॉन्ग सोलेनॉइड है तो। इसके सेंटर पे बात करेंगे तो सो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई से B का कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा, बताओ हाँ या ना। अब इस केस में पहले में फॉर S1 के लिए बात करेंगे तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0, और करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, 0 और 180 हो सकता है। तो अगर मान लो करंट का डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो हम 0 ही मान लेते हैं क्या। इस केस में अगर हम बात करेंगे तो 0 डिग्री एंगल बिटवीन B एंड A कैप, ओके। अगर मान लो कि एरिया परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है तो इस केस में एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, अलोंग द एक्सिस होगा ना। और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। इस केस में डायरेक्ट अगर फ्लक्स की बात करेंगे तो ये जो होगा S1 का वैल्यू जो होगा, S1 का वैल्यू पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इस केस में R1 इक्वल टू क्या है, आप 1 सेंटीमीटर पुट करोगे, क्लियर। यहां पे फ्लक्स की बात करेंगे तो पाई B इक्वल टू हो जाएगा B इंटू A, B इंटू A1 दैट इज म्यू नॉट एन आई, और इंटू पाई R1 स्क्वायर। बाकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हम करते रहेंगे, ठीक है। बोलो, ये तो सीधा सीधा है। दूसरा अगर देखेंगे तो अगर दूसरे में क्या है, एक्सिस से कितना बना रहा है, तो B का वैल्यू तो यही हो जाएगा म्यू नॉट एन आई फॉर, ये होगा फॉर S1, एंड फॉर S2 के लिए थीटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब क्या होगा, इस केस में सोलेनॉइड है हिस्सा और ये है आपका एरिया, तो एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, ऐसा होगा।
समझ गए? ये है आपका S2। S2 की बात करेंगे तो S2 में एरिया जो हो जाएगा, इसको S1 ही लिखें ज्यादा अच्छा है। S2 की बात करें तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। R2 का वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर ही ना। ओके, सो आप इस तरह से 5e का कैलकुलेशन करेंगे तो 5e क्या हो जाएगा? 5e इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? म्यू नॉट एन आई पाई R2 स्क्वायर्ड एंड कोसाइन ऑफ 60 डिग्री, कोसाइन ऑफ 60 डिग्री। ओके, सो कोसाइन ऑफ 60 डिग्री होता है 1/2। तो उसके लिए भी कैलकुलेशन कर लेंगे। न्यूमेरिकल डाटा अगर गिवन है तो सब पुट करके न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है प्लेन का एंगल गिवन है या डायरेक्ट एरिया वेक्टर का गिवन है। ओके, प्लेन का एंगल है मैग्नेटिक फील्ड से, तो एरिया वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 90 से उसको माइनस करना पड़ता है। ओके, तो ये चीज हम याद रखेंगे। तीसरा S3 के लिए बात करेंगे। तो S3 में आप ध्यान दोगे, फॉर S3 के लिए अगर बात करेंगे तो S3 के लिए जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो यही होगा म्यू नॉट एन आई। थीटा की बात करेंगे तो 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है तो थीटा क्या होगा? समझो, यहां पे नोट मत करो पहले। S3 के लिए थीटा परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है ना, थीटा 0 हो जाएगा। अब लेकिन यहां पे ध्यान रखोगे जब इसके थ्रू फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एरिया तो बड़ा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं तक है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ये आपका S3 है, बट मैग्नेटिक फील्ड तो इसी एरिया में है ना, बोलो। तो फ्लक्स का जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम ये बाहर वाला एरिया लेंगे बड़ा वाला, या इसके अंदर छोटा वाला लेंगे? बताओ, समझ गए? ये बात ध्यान रखना था अपन को, नहीं तो डायरेक्ट B इंटू ए करेंगे, इसका रेडियस लेके करेंगे तो क्या होगा? आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है वही एरिया लेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा इससे फ्लक्स क्या होगा? इस एरिया से जो फ्लक्स जा रहा है वही फ्लक्स इससे भी होगा। क्लियर है? सो ये चीज आपको ध्यान रखना था। पहला एक तो ये वाला अगर प्लेन का एंगल है तो एरिया वेक्टर का एंगल कुछ और होगा। अब ये एरिया इस तरह से है तो जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है वहीं तक हमें लेना है, बाहर वाला नहीं लेना है। सो इस केस में B इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा 0, लेकिन S3 का वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? पाई R स्क्वायर। R क्या है? रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड। इस केस में R का वैल्यू जो है क्या है? 2 सेंटीमीटर ही लेना है। R इज नॉट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लिखा था ना S3 के लिए, तो 5 सेंटीमीटर नहीं लेना है। ओके, सो ये याद रखेंगे हम। सो अब तो आप आसानी से 5e का कैलकुलेशन कर लोगे। म्यू नॉट एन आई पाई R स्क्वायर। यहां पे ध्यान रखेंगे R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जो मैक्सिमम होगा रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, उसको ही हम इसको कैलकुलेशन में रखेंगे। ओके,
हो गया। S4 तो सिंपल है, S4 के लिए ये कौन सा है, ये S3 हो गया था ना, ये तीसरा था ना, ये चौथा है। फॉर S4 के लिए एरिया की बात करेंगे, S4 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या पुट करना है 2 सेंटीमीटर। थीटा की बात करेंगे तो 0 डिग्री, और B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो रहा है। फाई की बात करेंगे तो डायरेक्टली आप कर लो म्यू नॉट एन आई और इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो ये समझ गए। एक तो प्लेन से एंगल होगा, मैग्नेटिक फील्ड का अगर प्लेन से एंगल मिल रहा है तो ध्यान रखना है एरिया वेक्टर का क्या होगा, 90 में से माइनस करना। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड जो है लिमिटेड रीजन में ही है और बड़ा सा एरिया आपको मेंशन कर दिया क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना है कि कितने रीजन में कितने एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो बाहर वाला जो फालतू का एरिया है उसके कैलकुलेशन से उसको हम नहीं डालेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। ओके, इसमें देखते हैं और कुछ है। अब इसके इसमें देख लो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस and find the flux through a square loop of side A inclined at 60 degree to positive x axis as shown in figure. Okay, so S5 ही है। अच्छा, S5 वाला तो देख लो, S5 में क्या होगा, ये प्लेन के एक्सिस के को कंटेन कर रहा है, ये एक्सिस को कंटेन कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा और एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर S5 थीटा हो गया 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। B2 का लेक्चर करना है या आज? अब B2 जैसे भी कर लो, मैम से पूछ लूँ मैं एक बार, वो प्राची मैम है ना, नहीं तो कल से आज से कर दो, कर थोड़ा बहुत हो क्या। हो गया। सो फ्लक्स का कैलकुलेशन कर लिए, और भी है जैसे एक दो प्रॉब्लम, उसको देख लेते हैं। अब जैसे क्या कहता है, एक स्क्वायर है, एग्जाम्पल में क्या दे रखा है आपके पास कि भाई एक स्क्वायर है। ओके, सो एक स्क्वायर इस तरह से मान लो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस, ये स्क्वायर है। Okay, a square of side A at 60 degree from x-axis. Magnetic field B along positive x-axis. Okay, B along positive x-axis. ये जो है 60 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपल सा है। एरिया क्या हो गया,
एरिया हो गया आपका ए स्क्वायर। सो इसकी बात करेंगे तो इस एरिया का अगर देखेंगे तो एरिया जो हो जाएगा y के लॉन्ग कितना होगा, इस एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन करेंगे तो एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन देखो दिख रहा है, YZ प्लेन में कितना होगा cos 60 सॉरी cos 30। YZ प्लेन में अगर हम बात करें, ये जैसे कि इस तरह से ये है YZ प्लेन, एरिया उसी YZ प्लेन में है ना। सो इस पे देखेंगे प्रोजेक्शन तो इन दोनों के बीच का एंगल कर देंगे, हो जाएगा। और दूसरा इसका और कौन सा प्लेन में हो सकता है, एक YZ प्लेन में होगा और एक XZ प्लेन में होगा, इसका प्रोजेक्शन हो सकता है ना। सो YZ प्लेन में होगा तो YZ प्लेन में जो एरिया होगा उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, I के लॉन्ग। YZ प्लेन में जो एरिया होगा उसका एरिया वेक्टर किसके लॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, I के लॉन्ग होगा ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एरिया से 60 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो एरिया वेक्टर जो होगा यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, तो एरिया वेक्टर ये जो है ये कितना होगा 30 डिग्री बना देगा, बताओ हाँ है ना। तो एरिया तो पता ही है, तो फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो सीधे B, मैग्नीट्यूड इसका B है, एरिया A स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, तो √3BA स्क्वायर बाय 2। दूसरा अगर आप करना चाहोगे इसको ऐसे भी कर सकते हो, एरिया को लिखोगे तो ये देखो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर और ये जो है अगर ये 60 बन रहा है तो इससे 30 बनेगा, A स्क्वायर कोसाइन ऑफ कोसाइन ऑफ 30 डिग्री I कैप, और ये हो जाएगा आपका कोसाइन 30 डिग्री हो गया, और इससे देखेंगे तो कोसाइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, और इसका जो होगा J कैप। सो कभी कभी एरिया वेक्टर को आपको जरूरत पड़ेगा इस तरह से लिखने का, सो इसका भी इमेजिनेशन करके रखो। अगर ये एरिया है इस तरह से, ये एरिया है तो इसका दो प्रोजेक्शन हो सकता है, ये वाला मान लो कि एरिया है, इसका दो प्लेन में प्रोजेक्शन तो कर ही सकते हैं, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन। अगर मान लो कि इससे थीटा एंगल बना रहा है इस एक्सिस से तो कोसाइन हो जाएगा इस प्लेन में प्रोजेक्शन और इस प्लेन में साइन हो जाएगा, समझ गए, क्लियर है। सो एरिया को हम इस तरह से भी लिखने की कोशिश करेंगे। और B क्या होगा, B हो गया आपका BI। अब इसका देखो फाई की बात करेंगे तो फाई B इक्वल टू क्या होता है B डॉट A, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो यही J डॉट I तो 0 हो जाएगा, J डॉट I क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो BA स्क्वायर cos 30 डिग्री प्लस I डॉट I 1 होता है और J डॉट I तो 0 हो जाता है, ये √3BA स्क्वायर बाय 2। आप इसको इस तरह से भी सोचोगे, ठीक है जी। कभी कभी जरूरत पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चन में आपको, तो इस तरह से भी सोच के रखेंगे हम। और भी है, हम आगे करेंगे क्लास में, एक और कर लेते हैं सिंपल सा। अब ये मान लो कि ये हेमिस्फेयर है, हॉलो हेमिस्फेयर है जिसका कर्व सरफेस है ऐसा, ठीक है।
ये थोड़ा सा अब ज्यादा अच्छा बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये है हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस, ए आर, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी समझो। अब इसे केस में कहता है हॉलो हेमिस्फेयर, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। ये तो प्लेन सरफेस जो कि सर्कुलर है, ये सर्कुलर जो है ये प्लेन सरफेस है, ओके। और ये क्या है, कर्व्ड सरफेस। ये प्लेन सरफेस होगा, क्रॉस सेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, इस कर्व सरफेस के थ्रू देखोगे तो जो ये मतलब कि ये जो प्लेन सरफेस, सर्कुलर प्लेन सरफेस है, उसको क्रॉस करके जो एंटर करेगा वही ना कर्व सरफेस से बाहर निकलेगा, वही ना कट करेगा। तो सिंपली हम इस केस में, ऐसे केसेस में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में भी ऐसे ही करते हैं। तो हम प्लेन सरफेस से आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, तो वही कर्व सरफेस से हो जाएगा, बात खत्म। जो फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या होना है, जीरो ही ना, जितना इसके अंदर जाएगा उतना ही इससे बाहर आएगा, तो नेट फ्लक्स तो जीरो ही हो रहा है, ओके। अगर ये क्लोज सरफेस कंसीडर कर लें, ये हॉलो हेमिस्फेयर को क्लोज सरफेस कंसीडर करें, तो एक प्लेन सर्कुलर सरफेस मिलेगा और दूसरा कवर मिलेगा जो कि स्फेरिकल शेप में आधा होगा, ओके। सो वो कर्व सरफेस। तो ऐसे केस में जब भी होता है तो हम जो आसानी से जिस प्लेन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उससे कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको ही लिख देते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको क्लोज सरफेस मतलब कि कंसीडर करें, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाएगा उतना इससे बाहर जाएगा। बाहर वाला जो जा रहा है उसको पॉजिटिव फ्लक्स कंसीडर करते हैं, अंदर जो आ रहा है उसको निगेटिव फ्लक्स कंसीडर करते हैं, ओके। तो जितना अंदर जाएगा उतना बाहर जाएगा ही जाएगा, तो टोटल फ्लक्स तो जीरो। तो फ्लक्स थ्रू प्लेन इस केस में याद रखेंगे, फ्लक्स थ्रू प्लेन, सर्कुलर प्लेन, प्लस फ्लक्स थ्रू क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस, क्या होगा, जीरो। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस की बात करेंगे, ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ प्लेन सरफेस। ये स्केलर क्वांटिटी होता है तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ना नहीं है। सो इस केस में ये हो गया, प्लेन सरफेस की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लेन का एरिया हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड जो है बी है और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू बी क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा, समझ गए, पाई आर स्क्वायर बी, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा इसमें भी था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन में भी था, वहां पे बी की जगह ई यूज करते थे हम लोग।
हो गया? तो यहाँ तक समझ गए? और भी 2-4 प्रॉब्लम करेंगे फ्लक्स का कैलकुलेशन को लेकर, और उसके बाद आगे के कंसेप्ट को कल के क्लास में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आपको जो होमवर्क दिया जाएगा उसको कर लोगे। वो जो मैग्नेटिज्म का आने वाला है ना जी, बहुत ही चिंदी सा पेपर है, 100 में से 100 आना चाहिए। फटाफट उसको कर लो जाके, सारे क्वेश्चन जो आपको भेजा गया है उसको कर लो। जो नहीं होता है डाउट क्लास में तो आओगे ही, एक बार देख लेना कौन सा क्वेश्चन नहीं होता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।